तो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट एरिया के अंदर ये आता है और बीटेक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट, एमटेक के प्रोजेक्ट, पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए इंटरेस्टिंग एरिया है और इसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वही मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, कैसे डायनेमिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन को किया जाता है। इस पूरे लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पर क्या है कि कस्टमर है और कस्टमर के लिए सर्विसेज हैं। तो यहाँ आपका कस्टमर है, कस्टमर को सर्विस चाहिए तो वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी। अब ये सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं? कंप्यूटिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं, स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक नॉलेज आप लोग रखते हैं और उसी को बेस मानते हुए हम डायनेमिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक रिसर्च टॉपिक है, बेसिकली क्लियर रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च एरिया है, इनफैक्ट रिसर्च टॉपिक है और क्लाउड कंप्यूटिंग के एरिया में आता है। अब अगर ये रिसर्च टॉपिक है तो आप समझ लीजिए आपको कौन कौन से सेक्शन में किस तरह की रिसर्च इसमें की जा सकती है। जैसे रिसर्च टॉपिक है तो इसमें एमटेक के स्टूडेंट्स इसमें अपना काम कर सकते हैं, बीटेक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट इसमें किए जा सकते हैं, पीएचडी रिसर्च वर्क इसमें किया जा सकता है। आप जिस सब्जेक्ट पे भी वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप एमटेक अगर परसुइंग है, एमटेक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक में मूव कर सकते हैं। बीटेक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के तौर पे आप इस टॉपिक में मूव कर सकते हैं। पीएचडी रिसर्च वर्क अगर आपको करना है तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे बहुत सारी रिसर्च एट प्रेजेंट हो भी रही है। तो डायनामिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि डायनामिक कंसोलिडेशन होता क्या है। कंसोलिडेशन में एक तरह से पैकिंग होता है। अब किसकी पैकिंग कर रहे हैं? दूसरा डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि बिल्कुल रियल टाइम। सभी लोग जानते हैं कि कस्टमर है और सर्विसेज है। तो कस्टमर को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है और सर्विस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को। कौन करता है प्रोवाइड? सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है तो इसको हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। और कस्टमर अब सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब डिपेंड करता है वो कैसी सर्विस चाहता है कस्टमर। कस्टमर की मेनली जो सर्विसेज हैं वो है कंप्यूटिंग रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड। कंप्यूटिंग और स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज कस्टमर आस्क करता है क्लाउड सर्विस वेंडर। अब बात ये होती है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये काम परफॉर्म कैसे करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सबसे यूनिक फीचर है वो है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या यूनिक बनाता है और इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है। लेकिन सवाल ये है कि वर्चुअलाइजेशन है क्या चीज? तो वर्चुअलाइजेशन मीन हम कर रहे हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, कौन सा हार्डवेयर जिसका हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं? हम यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं सीपीयू, रैम, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क बैंडविड्थ। हम इन सभी का वर्चुअलाइजेशन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो जो वर्चुअलाइजेशन हो रहा है इनका हो रहा है। और भी है, आपका नेटवर्क बैंडविड्थ है, डिस्क यूटिलाइजेशन है, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, तो सभी का वर्चुअलाइजेशन इसमें किया जाता है। अगर ये सब देखा जाए तो कॉमन टर्म में तो इसको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी ना कहते हुए हम इसको कहते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन। भाई सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सर्वर। सर्वर क्या होता है? ये हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई होती है। इनका सीपी रिसोर्स हो गया या रैम हो गया, इनका मेमोरी, इनकी डिस्क रिसोर्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर से अगर हम सर्वर को कंपेयर करें तो सर्वर की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्वर के पास सफिशिएंट कैपेसिटी होती है और क्योंकि ये सर्वर है तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि एक टाइम में मिलियन ऑफ यूजर्स क्या है अपनी रिक्वेस्ट को पुट अप करते हैं। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि भाई सर्वर जैसा कोई कंपोनेंट या सर्वर जैसी कोई यूनिट क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन वो एक सर्वर नहीं है, वो हजारों सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं और उस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं? क्लाउड डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर हैं। सर्वर है, स्टोरेज मैकेनिज्म है, तो इन सब से डेटा सेंटर बना हुआ होता है। डेटा सेंटर की जो मेन यूनिट है सर्वर है, तो बहुत सारे सर्वर्स को हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखते हैं और उसी सिस्टम को हम डेटा सेंटर कहते हैं। कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है, जो रिसोर्स रिक्वेस्ट है, डेटा सेंटर के थ्रू प्रोसेस की जाती है। अब मैं वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा था, तो अगर हम सर्वर का वर्चुअलाइजेशन करते हैं, सर्वर क्या है? सर्वर को हम फिजिकल मशीन भी कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं। और वर्चुअलाइजेशन क्या है? एक सर्वर के जो रिसोर्सेज हैं हम उनको यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर देते हैं, बांट देते हैं।
क्योंकि एक यूजर तो सर्वर को एक्सेस नहीं करता, बहुत सारे यूजर सर्वर को एक्सेस करते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई एक यूजर को एक सर्वर डेडिकेट कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक यूजर को हमने एक सर्वर डेडिकेट कर दिया, तो ये यूजर जरूरी नहीं कि हर वक्त इस सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता रहे। सीपीयू उसकी रिक्वेस्ट हो सकती है, रैम रिक्वेस्ट हो सकती है, अदर रिसोर्सेज उसकी रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन चौबीसों घंटे जरूरी नहीं है कि ये सर्वर से 100% रिसोर्स रिक्वेस्ट करे। और इस कारण क्या होता है, सर्वर अंडर यूटिलाइजेशन में चला जाता है। और इसका ये जो अंडर यूटिलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं सर्वर की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क कर देता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा सर्वर अंडर यूटिलाइजेशन में जाए। तो अगर सर्वर अंडर यूटिलाइजेशन में जाएगा, डेटा सेंटर अंडर यूटिलाइजेशन में जाएगा। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि उसमें जो कंजप्शन है, उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, और जो उसका थ्रूपुट है वो बहुत कम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो सर्वर को अंडर यूटिलाइजेशन से अगर बचाना है, तो हम सर्वर को क्या करेंगे, ए यूजर को नहीं, हम मल्टीपल यूजर्स को सर्वर डेडिकेट करेंगे। और मल्टीपल यूजर्स का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, वर्चुअल मशीन। तो एक यूजर है, अगर एक यूजर है तो उसको हम एक वीएम एलोकेट कर देंगे। अब वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन एक तरह से वर्चुअलाइजेशन का ही एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होता है, सर्वर के रिसोर्सेज को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हमने सीपीयू की कैपेसिटी को बांट दिया, रैम की कैपेसिटी को भी बांट दिया, नेटवर्क डिस्क कैपेसिटी सभी को हमने बांट दिया डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के लिए। अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन एक तरह का एप्लीकेशन है जो किसी सर्वर में इंस्टॉल होता है, सर्वर में उसको इंस्टॉल किया जाता है। और हर वर्चुअल मशीन एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है कि एक सर्वर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप पैरेलली रन कर सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने यूजर्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 6 वर्चुअल मशीन है, तो 6 सर्विसेज हमारी प्रोसेस हो सकती है एक टाइम में। अब ये सीपीयू की कैपेसिटी है, रैम की कैपेसिटी है, नेटवर्क डिस्क, इन सभी की कैपेसिटी को क्या किया गया है इसमें, इन सारी वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन है इनको एलोकेट कर दी गई है। हर वर्चुअल मशीन अपनी रिसोर्स रिक्वेस्ट अपने साथ लेके आती है। तो वीएम वन को, जैसे वीएम वन ने को हम एक सर्टेन क्वांटिटी सीपीयू की अलॉट करेंगे, रैम की अलॉट करेंगे, इसी तरह वीएम टू की, वीएम थ्री को, वीएम फोर को अलॉट करेंगे, वीएम फाइव को, वीएम सिक्स को अलॉट करेंगे। अब यहाँ पर आता है डायनेमिक कंसोलिडेशन। तो डायनेमिक कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, इनकी जो डायनेमिक रिक्वायरमेंट्स है, एक तो हो गई स्टैटिक रिक्वायरमेंट। जैसे वर्चुअल मशीन वन की हम बात करें, तो वर्चुअल मशीन वन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको एक एलोकेटेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी, उसकी एक मेमोरी कैपेसिटी होगी, डिस्क कैपेसिटी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल मशीन जो है अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि वर्चुअल मशीन का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा हो एट ए टाइम, एक टाइम फ्रेम में 100% यूजेस वर्चुअल मशीन के रिसोर्सेस जरूरी नहीं कि हो ही रहे हो। मतलब उसकी जो रिसोर्स कंजप्शन है, हो सकता है कि वो लेस देन 100% हो एट ए टाइम, एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम। ये भी हो सकता है कि 50% से नीचे हो। तो इस तरह की डायनेमिक रिक्वायरमेंट को हम कंसीडर करते हुए हम मैक्सिमम वर्चुअल मशीन को एक होस्ट या एक सर्वर में एकोमोडेट करने का अटेम्प्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को हम एक सर्वर को एकोमोडेट कर लें। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल सपोज T1 टाइम फ्रेम में ये 6 की 6 वर्चुअल मशीन क्या हो रही है, अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर रही है। भाई इजीली काम हो रहा है हमारा, सारे वर्चुअल मशीन प्रॉपर काम कर रही है T1 टाइम फ्रेम में। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। और ये सर्वर जो है कैपेबल है इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। T2 टाइम फ्रेम में हो सकता है कि रिसोर्स रिक्वेस्ट बढ़ जाए। ये जो 6 की 6 वर्चुअल मशीन है, इनकी हर वर्चुअल मशीन की रिसोर्स रिक्वेस्ट बढ़ जाए और सर्वर पे एक अननेसेसरी बर्डन आ जाए। या ये कहें कि T2 टाइम फ्रेम में जो रिसोर्स रिक्वेस्ट आई है, जो एक्सिस्टिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ सर्वर इज लेस देन रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। हो सकता है कि T2 टाइम पे इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए। T2 टाइम में क्या हुआ, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है सर्वर की, T2 T1 तो इजी टाइम था, तो T2 टाइम में क्या हुआ, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी सर्वर की रिक्वायर रिक्वेस्ट से कम हो जाती है। तो मतलब रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए और कैपेसिटी हमारे पास उतनी है ही नहीं। तो इस सिनेरियो को या इस सिचुएशन को ओवरलोड सिनेरियो कहा जाता है। हम कहेंगे इसको होस्ट ओवरलोडिंग। तो ये होस्ट ओवरलोडिंग कहलाएगा। अगर इस तरह का कोई केस हमारे सामने आता है, तो इसको हम होस्ट ओवरलोडिंग कहेंगे। तो हाउ टू मिनिमाइज होस्ट ओवरलोडिंग,
होस्ट ओवरलोडिंग को कैसे कम किया जा सकता है, हाउ टू रिड्यूस कर दीजिए, हाउ टू रिड्यूस या हाउ टू अवॉइड, हाउ टू डिटेक्ट। तो ये रिसर्च टॉपिक हो सकते हैं। तो ये सर्वर जो है अभी ओवरलोडेड सर्वर है। अब क्या होगा, इसको ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक वर्चुअल मशीन को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस वर्चुअल मशीन को हम हटाएं कि हमारा ओवरलोडिंग सिनेरियो क्या हो जाए, चला जाए और सर्वर हमारा नॉर्मली बिहेव करने लग जाए। तो हमने वर्चुअल मशीन 4 हटा दी यहाँ से। इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्चुअल मशीन सिलेक्शन, सिलेक्शन फ्रॉम ओवरलोडेड होस्ट। ये ओवरलोडेड होस्ट से वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन किया गया है। कैसे सेलेक्ट किया जाए वर्चुअल मशीन को, इट्स आल्सो अ रिसर्च टॉपिक। यहाँ पे आप एल्गोरिदम सेटअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और सिमुलेटर में क्लाउड सिम सिमुलेटर है, आप उसमें एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वीएम सिलेक्शन एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। किसी भी सर्वर से किसी वर्चुअल मशीन को कैसे सेलेक्ट किया जाए कि वो सर्वर स्टेबल हो जाए, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करके आप उसको क्लाउड सिम में एसेस कर सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस आप क्लाउड सिम में एसेस कर सकते हैं। जो वर्चुअल मशीन हमने किसी ओवरलोडेड होस्ट से निकाली थी, क्वेश्चन ये उसके साथ करें क्या। जब कोई वर्चुअल मशीन आप किसी सर्वर से निकालते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्चुअल मशीन सिलेक्शन। कोई वर्चुअल मशीन आपने सेलेक्ट की है, अगर हमने ये वर्चुअल मशीन सेलेक्ट की, हमने इसको होस्ट से अलग कर दिया। अब होस्ट VM1 VM2 4 5 और 6 को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब वो स्टेबल भी हो चुका है और इनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके सामने कोई इशू नहीं है सर्विस का, होस्ट का यूटिलाइजेशन यहाँ पर प्रॉपर है। लेकिन सवाल ये है कि अब VM3 के साथ क्या किया जाए, कि VM3 भी कोई ना कोई सर्विस रिक्वेस्ट लेकर बैठा है। इसकी सर्विस रिक्वेस्ट का क्या, इसकी सर्विस रिक्वेस्ट का क्या, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। वर्चुअल मशीन माइग्रेशन में क्या होता है, वर्चुअल मशीन को ओवरलोडेड होस्ट से डिटैच करके उसके लिए एक सूटेबल होस्ट फाइंड किया जाता है, दूसरा होस्ट, और उसको वहां प्लेस किया जाता है। वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट, वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट पे हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि बीटेक फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की बात हो या एमटेक के प्रोजेक्ट की बात हो, वर्चुअल मशीन माइग्रेशन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट पे भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज एरियाज हैं। होस्ट ओवरलोडिंग, होस्ट ओवरलोडिंग पे आप काम कर सकते हैं, आप वर्चुअल मशीन सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन माइग्रेशन पे काम कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम आप इन पे डेवलप कर सकते हैं। इस कंप्लीट एक्टिविटी को डायनामिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन कहा जाता है। डायनामिक कंसोलिडेशन क्यों, हम यहाँ पर डायनामिकली सारा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो T2 टाइम फ्रेम में हमने वर्चुअल मशीन को क्या किया, पिक किया, होस्ट ओवरलोड जैसे ही हमें डिटेक्ट हुआ, हमने पिक किया, पिक करने के तुरंत बाद हम उसको किसी सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर भी कर देंगे। तो हमें एक ऐसा होस्ट सर्च करना होगा जहां इसको ट्रांसफर किया जा सके। इस प्रोसेस को वर्चुअल मशीन प्लेसमेंट कहा जाता है। तो VM3 आपने पिक किया, अब इस VM माइग्रेटिंग VM को आप किसी सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये देखना होगा कि सूटेबल होस्ट कौन सा होगा जो उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग CPU रैम नेटवर्क या तमाम जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रोवाइड करा सकता है या प्रोवाइड करने की स्थिति में हो। तो इसको कहते हैं डायनामिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ हम डायनामिकली वर्चुअल मशीन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये कंसोलिडेशन क्यों करते हैं हम लोग, एनर्जी कंजप्शन, वही किसी डेटा सेंटर में अगर हम एक ही सर्वर में मैक्सिमम वर्चुअल मशीन कंसोलिडेट करके यूटिलाइज करें तो एनर्जी कंजप्शन का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है सर्वर का तो अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। इफ ऑल सर्वर्स आर इन अंडर यूटिलाइजेशन or not in proper utilization, it will consume extra energy। तो अगर आपके सर्वर अंडर यूटिलाइजेशन में है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नहीं है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो हमारा गोल क्या है डायनेमिक कंसोलिडेशन का, गोल ये है कि हम इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर करें, अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन हमें इसके बीच रखना है सर्वर का यूटिलाइजेशन, ना तो वो ओवर यूटिलाइज हो सके और ना ही वो अंडर यूटिलाइज हो सके। तो इसके बीच रखना है आपको। ये पूरी जो एक्टिविटी है ये यहाँ होनी चाहिए। इसी
को हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कह रहे हैं, कि वो अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन के बीच में रहे। तो ये गोल है डायनेमिक कंसोलिडेशन ऑफ वर्चुअल मशीन का। तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन को डायनेमिकली कंसोलिडेट कैसे करते हैं इस बारे में हमने बात की। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड सिमुलेटर का आपको यूज़ करना है। मैं क्लाउड सिमुलेटर के बारे में अलग लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कैसे क्लाउड सिमुलेटर को यूज़ किया जाता है इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू।